बिहार क्षेत्र के खेलकूद के प्रमुख श्री फणीश्वरनाथ जी, तीनों प्रांत से हमारे आए हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बंधु निर्मल जी, तीनों प्रांत के हमारे निर्णायक बंधु भगिनी आचार्य दीदी जी और खेल के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे प्यारे भैयावान। प्रस्तावना के रूप में खेलकूद के प्रमुख फणीश्वर जी ने बहुत सारी बातें विद्या भारती की विकास गाथा सह उपलब्धि उन्होंने प्रस्तावना के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। विद्या भारती को जब अखिल भारतीय स्वरूप 1977 में जब प्राप्त हो गया, उसके बाद विद्या भारती के चिंतकों के द्वारा ये ध्यान में आया कि भाई शिक्षा का दीप हम लोग जला चुके देश में, लेकिन बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से कुछ चिंतन होना चाहिए। इसलिए विद्या भारती के चिंतकों ने, जय श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने चिंतन मनन करने के बाद अपने पाठ्यक्रम में, अपने स्तंभ में 5 केंद्रीय आधारभूत विषय को जोड़ा। उसमें से पहला है शारीरिक शिक्षा, दूसरा योग शिक्षा है, तीसरा संगीत शिक्षा है, चौथा संस्कृत शिक्षा है, पांचवा नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा है। ये 5 स्तंभ के रूप में बालक के सर्वांगीण विकास के दृष्टि से विद्या भारती के मनुष्यों ने 77 के बाद 88 से पूर्व चिंतन मनन करने के बाद यह विषय लागू किया, जिससे बालक का 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया मजबूत और सबल बन सके। जिसके सबल और मजबूत बनने से बालक का सर्वांगीण विकास की कल्पना है, इसलिए वह शामिल किया। विद्या भारती के उस समय के हमारे मनीषी जो थे, उनके दूरदृष्टि के कारण आज हमारी विद्या भारती का ये खेल कूद या शारीरिक शिक्षा कह लीजिए आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है 2020 और CBSE में भी अपने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। अब जहाँ शारीरिक शिक्षा के लिए मैदान नहीं है, संसाधन नहीं है, वहाँ विद्यालय को मान्यता नहीं मिलेगी। अगर मिली भी है तो समाप्त ये अभाव है इसका। यानी कहने का मतलब CBSE भारत सरकार भी इतना सक्रिय है और इतना पूरा शारीरिक शिक्षा पर, खेल कूद पर जोर दिया है। और सौभाग्य से कई वर्षों का कलंक बिहार सरकार भी अभी धो रही है। विगत 3 वर्ष पहले बिहार राज्य में भी खेल कूद प्राधिकरण के नाम से किसी प्रकार का कोई सोसाइटी नहीं था, किसी प्रकार का कोई प्राधिकरण नहीं बना था। लेकिन 3 वर्ष पूर्व जो वर्तमान सरकार है, भारत सरकार से प्रेरणा लेकर और बिहार राज्य खेल परिषद का उन्होंने प्राधिकरण बनाया है और उसके बाद से सरकार ने यह घोषणा भी किया है कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। सरकार, बिहार सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। जो काम विद्या भारती 1977 के बाद की सर्वांगीण विकास के दृष्टि से, वो सरकार आज शिक्षा के साथ खेल को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, कैरियर प्रदान करने के लिए इस तरह की योजना लागू की है। हम सभी भैया बन बैठे हैं, सबको जानकारी भी होगी कि अब खेल कूद, पहले जो गांव समाज में लोकोक्ति थी, कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ऐसा लोकोक्ति लोग कहते थे कि खेलने कूदने से क्या होगा। कोई बालक खेलने जाता था घर से तो लोग डांटते थे, फटकारते थे, खेलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो, खेलोगे तो खराब हो जाओगे। लेकिन आज वह लोकोक्ति चरितार्थ नहीं है, मिथ्या है।
आज क्या हो गया है, आज समाज में एक चरितार्थ हो रहा है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। अब लाजवाब बनने की बात हो रही है, पढ़ाई के साथ अब खेल कूद का बहुत बड़ा महत्व है। अब खेल सिर्फ है सर्वांगीण विकास के लिए, सिर्फ बलिष्ठ बनने के लिए, अनुशासन के लिए, संस्कार के लिए, समरसता के लिए खेल अब नहीं रह गया। अब खेल स्वास्थ्य के साथ, स्वस्थ जीवन के साथ खेल कैरियर भी बन चुका है। जो मैंने बताया बिहार सरकार का स्कीम, भारत सरकार का खेलो इंडिया स्कीम, क्या आप ओलंपिक में मात्र शामिल हो जाइए तो आपको नौकरी रखा हुआ है। नेशनल खेल में जाइए तो मेडल लाइए, नौकरी रखा हुआ है। हमारे कई सारे पूर्व छात्र, हमारा सरस्वती विद्या मंदिर बाढ़ की आचार्य और दीदी की बैठी है, पिछले बार रग्बी के 8 खिलाड़ी पूर्व छात्र हमारे SI के नौकरी में गए, दरोगा बने रग्बी खेलकूद से। यानी खेल के क्षेत्र में भी विद्या भारती के भैया बहन अपना परचम लहरा रहे हैं और खेल कूद कैरियर बना हुआ है अनुशासन संस्कार के साथ साथ। इसलिए आज पूरे विश्व में आप देखिए, सचिन तेंदुलकर का नाम आपने सुना है, उनके जीवन से सीखना है। आप भी खिलाड़ी एक हैं, आप कबड्डी खेलते हैं, आप कबड्डी के पूरे दुनिया में जाने माने खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी प्रदीप नरवाल सुप्रसिद्ध खिलाड़ी है कबड्डी के, कौन नहीं जानता है उसे। खो खो के खेल में आप आए हैं, खो खो के शेखर धारवाड़, उषा नरियार, ये खो खो के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और इनके जीवन का जो अध्ययन आप करिएगा तो आप लगेगा कि भाई ये गुदरी के लाल जैसा एक खिलाड़ी छोटे से कस्बा से, छोटे से नगर से निकल कर इतना शिखर तक का जो है यात्रा किया है। ये पारंपरिक भारतीय पारंपरिक खेल है कबड्डी और खो खो। और इस खेल के माध्यम से विद्या भारती इसलिए अपनी योजना लागू किया, इस खेल के माध्यम से भैया बहन के अंदर संस्कार, नैतिकता, समर्पण, खेल भावना, टीम भावना का विकास है। आपको एक गांव में प्रतियोगिता हुई थी कबड्डी की और खो खो, तो 2 टीम थी उस गांव में, कबड्डी की टीम थी, खो खो की टीम थी। तो कबड्डी की टीम जो थी पूरी मजबूत थी, अपने को समझती थी कि भाई हम बहुत मजबूत है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन खो खो की टीम भी कोई कम नहीं थी। कबड्डी से जो हम कबड्डी जो खेलते हैं, कबड्डी जो ताकत के प्रतीक है, समरसता के प्रतीक है, जो टीम भावना के प्रतीक है, उसी तरह खो खो को भी खिलाड़ी अपने कम नहीं समझते, वो भी चपलता का प्रतीक है खिलाड़ी। ये खो खो खेल जो चपलता का प्रतीक है, फुर्ती का प्रतीक है, तो भी अपने कम नहीं समझते थे, बुद्धिमानी का खेल। एक दिन गांव वाले कबड्डी और खो खो दोनों को जो प्रतियोगिता कराते हैं, तो शुरू में तो ऐसा हुआ कबड्डी वाले कबड्डी की प्रतियोगिता थी, खो खो वाली टीम से प्रतियोगिता शुरू हो गई। कबड्डी वाले अंक लेना शुरू किया, शुरू में तो फर्स्ट इनिंग में तो बहुत आगे निकले, लेकिन खो खो वाले के धैर्य और साहस और फुर्ती चपलता के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सेकेंड इनिंग में फिर खो खो वाली की जीत हो गई। यानी जो खेल में धैर्य रखेगा, सहनशीलता अपने पास रखेगा, तकनीक अपनाएगा, फुर्ती रखेगा, वह जीतेगा। रामदेव जी बोले जो खेलेगा वो खेलेगा। यानी जो फुर्ती शरीर में रखेगा, अनुशासन रखेगा, परिश्रम करेगा, वह जीतेगा, खेलेगा। महात्मा गांधी के पढ़ाई के दिन जब स्कूल जाया करते थे तो खेल में उनकी रुचि नहीं थी, खेल से बहुत भागते थे। लेकिन अध्यापक की सूचना थी कि नहीं, खेल के समय में कोई विद्यार्थी कक्षा कक्ष में नहीं रहेंगे, सबको फील्ड में रहना, मैदान में रहना। इसलिए वह समय से मैदान में जाते थे, खेलते नहीं थे, खड़े रहते फिर चले आते थे। एक दिन पिताजी की सेवा कर रहे थे, खेल का समय हो गया, सभी विद्यार्थी चले गए, बादल छाए थे, समय का पता नहीं लगा, उसमें घड़ी भी नहीं उतना हुआ करती थी। गांधी जी देखते भाई बहुत समय हो गया, भागते भागे जाते हैं मैदान में, सब खिलाड़ी खेल कर चले गए थे। दूसरे दिन अध्यापक के पास ये कंप्लेन चला गया कि गांधी जी आज नहीं आए थे, गांधी जी आज नहीं आए थे। गांधी ने सत्य बोला अपने अध्यापक से कि नहीं, मैं गया था, विलंब से गया था, पिताजी का मैं सेवा कर रहा था, विलंब हो गया, मुझे समय का पता नहीं लगा। लेकिन अध्यापक को विश्वास नहीं हुआ, वो उस समय जुर्माना लगता था। उस समय जो खिलाड़ी मैदान में नहीं जाता था, जो अध्यापक बने तो 2 पैसा जुर्माना लगता था, तो अध्यापक ने जुर्माना कर दिया गांधी जी। उस दिन गांधी जी उस अध्यापक के सामने
मन ही मन संकल्प लिए, प्रतिज्ञा प्रण लिए कि आज से मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और वो प्रतिज्ञा आज पूरे विश्व के पटल पर है। गांधी उसके बाद फिर दोबारा झूठ नहीं बोले, सत्य बोले। तो खिलाड़ी हमारे ऐसे होते हैं। सचिन तेंदुलकर, अगर रेफरी को पता भी नहीं है, रेफरी को समझ में नहीं आया मैदान पे कि ये आउट है, लेकिन सचिन को ध्यान में कि हम आउट है, तो बिना रेफरी का इशारा किए तो मैदान छोड़कर सचिन फिर से बाहर। ये ईमानदारी है, ये अनुशासन है, ये प्रशासन है। तो प्यारे भैया बहन, खेल के माध्यम से हम सभी अनुशासन, प्रशासन, कबड्डी है, पारंपरिक खेल है, इससे समरसता भी हम सीखते हैं। आपको जीत का 5 मंत्र मैं बता रहा हूँ, कहकर बात समाप्त करूंगा। तो खिलाड़ी के सामने भौतिक देना क्या बहुत नागवार गुजरता है। आपको लगता है कब ये समाप्त हो और कब हम खेल में पहुंचे वहां मैदान में और कबड्डी शुरू हो जाए, नहीं ऐसा लगता होगा। लेकिन ये एक औपचारिकता कहिए या ये करना पड़ेगा, उद्घाटन तो करना ही पड़ेगा। उद्घाटन में अतिथि का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। ये भी खेल का एक भाग है और ये भी आपको खेल कूद के लिए ये आपको मार्गदर्शन करता है, मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन आपको मिलता है और इससे आपको ताकत मिलेगी। हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। इसलिए जो खिलाड़ी धैर्यपूर्वक सुनते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो मैदान में जाकर वो विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए एक आप खिलाड़ी होने के नाते एक आपसे आग्रह मैं करूंगा कि आप जीत के 5 सोपान में बता रहा हूं, ध्यान रखें कि अगर जो ये ध्यान नहीं रखेंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी। और जिनके पास अगर ये ध्यान है 5 विषय, निश्चित रूप से कल वो मेडल गोल्ड वाला पाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए 5 बात ध्यान से रखना। पहली बात खिलाड़ी के लिए जो आवश्यक है, समय का पालन, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप समय का पालन जीवन में कर लिए, खिलाड़ी जीवन में समय से जगना, समय से मैदान पर जाना, समय से वार्म अप करना और समय से जाओ उपस्थिति के लिए बुलाया जाओ वहां पहुंचना, समय से खेलना, एक एक सेकंड का सदुपयोग करना, वो टीम और वो खिलाड़ी कभी हार का मुंह नहीं दिखता है। इसलिए पहला आग्रह आप सभी खिलाड़ी भैया बहनों से कि समय का आप पालन करेंगे तो बहुत ही आदर्श खिलाड़ी बनेंगे। ये सचिन तेंदुलकर में था। ये और समय का पालन सीखना है तो धावक से सीख लीजिए, धावक से सीखिए। 1 सेकंड के अंदर रस्सी खींच जाती है तो वो छट जाते हैं और 1 सेकंड में वो चयनित हो जाते हैं। हमारे 2-2 सेना के लोग बैठे हुए हैं। दूसरा, आप खिलाड़ी हैं, जो भी खेल में आप हैं, खो खो में है, कबड्डी में है, तो कठिन परिश्रम करना। खिलाड़ी होने के नाते मैदान पर अभ्यास में पूरा पसीना बहाना, जो जितना पसीना अभ्यास में बहाएगा उतने मंच पर मुस्कुराएगा। इसलिए प्यारे खिलाड़ी भैया बहन, दूसरा आग्रह है कि आप कठोर परिश्रम करें। परिश्रम करके आप जीती हुई बाजी को क्या करें, सोपान पर पहुंचा दें, हारी हुई बाजी को शिखर तक पहुंचा दें, जीत लें। इस तरह का ये कठिन परिश्रम कर आप आगे बढ़ें। दूसरा मेरा आग्रह है कि आप खेल की दृष्टि से जिस खेल में आप खो खो या कबड्डी में कठिन परिश्रम करिए, अभ्यास करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए हम लोग हनुमान जी का पूजा हम लोग किए और कठोर परिश्रम करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी समुद्र लागने की शक्ति है नहीं, इसलिए हनुमान जी मैंने पूजा किया कि आप कठोर परिश्रम हनुमान जी की जैसा करेंगे तो निश्चित रूप से पताका, विजय पताका आप लहराएंगे, सफलता आपको मिलेगी। तीसरी बात, तीसरा आग्रह कि अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं वो बहुत विनम्र होते हैं। आप अच्छा रेडर है, प्रदीप नरवाल के जैसा आप आधा अच्छा रेडर है, तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अच्छी खिलाड़ी है, आपका विनम्रता आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए आप खिलाड़ी अच्छा बने, कठिन परिश्रम करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर विनम्रता भी रहे, एक ऐसा आग्रह है। और ये विनम्रता यदि आपको सीखना है तो श्री राम प्रभु से रात भर में कल होना है, राज्याभिषेक होना था, दूसरे दिन वनवास हो गया, कहीं किसी प्रकार कोई सिकम नहीं है और विनम्र भाव से पिताजी जो आज्ञा हो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, वनवास जा रहा हूँ। तो एक खिलाड़ी को, सच्चे खिलाड़ी को राम के जैसा विनम्र होना चाहिए। विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य को नहीं खोना,
विनम्रता को नहीं खोना, ये अच्छे खिलाड़ी का और सफलता का एक मंत्र है। चौथा आपके लिए है विश्वास। जो आपकी टीम है, टीम भावना से एक खेल होता है, तो जो आपकी टीम है, जो आपके कैप्टन है, उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जो हमारे कैप्टन आदेश देगा, जो हमारे कोच आदेश करेंगे, जो हमारे आचार्य के आदेश करेंगे, जिनको जहां लगाएंगे खेलने के लिए या तय किए होंगे, निश्चित रूप से हम लोग इस खेल को जीतेंगे। इसलिए उस प्लेयर पर, व्यवस्था पर अटूट विश्वास होना चाहिए। विश्वास जब होगा तो निश्चित रूप से आप अपने खेल में जीत हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे सबरी 14 वर्ष तक राम का इंतजार, लोग कहते थे कि हम कुछ बूढ़ी हो गई, 14 वर्ष तुम इंतजार कर रहे हो भगवान राम के, राम कहाँ से आएंगे, राम आने वाले नहीं है। लेकिन उस सबरी को अटूट विश्वास था कि मेरे राम आएंगे, वह निश्चित आएंगे, और राम 14 वर्ष के बाद आते हैं। इस तरह का खिलाड़ी के मन पर, अपने प्लेयर पर, अपने टीम पर, अपने नेतृत्व पर इस तरह का विश्वास होना चाहिए, तब अच्छे खिलाड़ी आप माने जाएंगे। और अनुशासन अंतिम मंत्र है, आग्रह है, एक अनुशासन। यदि खिलाड़ी के अंदर अनुशासन आ जाए, कौन सा अनुशासन? सेना का अनुशासन। हमारे महेंद्र जी बैठे हुए, लाल बाबू जी बैठे हुए हैं, एक बार ये घर पर जाकर बैठे हुए, घर पर अभी तुरंत पहुंचेंगे, पर्दे उतारेंगे, माँ को प्रणाम करेंगे, तब तक तार जाएगा, फोन जाएगा कि नहीं अभी सीमा पर आपको वहां जाना है। ये माँ का खैर होगा, फिर वहां से वापस हो जाएगा, नहीं हमको सीमा पर जाना है क्योंकि बुलावट आ गई है। ये अनुशासन। यानी जब कबड्डी में चोट लगने के बाद भी अंतिम प्लेयर अब घाव भूल जाता है, दर्द भूल जाता है, लेकिन वो खेलते रहता है। क्यों खेलता है? क्योंकि उसके अंदर अनुशासन है और जीत के लिए है कि हम अपनी टीम को जिताना, टीम भावना है। इसलिए खेल में अनुशासन, अनुशासन का बड़ा महत्व है, और अनुशासन सीखना है इस सेना से सीखिए। इसलिए ये 5 बातें मैंने जो आग्रह किया है, हमको लगता है अगर खिलाड़ी अपने व्यवहार में अभी से भी लाते हैं तो कल बहुत बढ़त मिलेगा, जीत मिलेगी, और आप अच्छा करेंगे, विद्या भारती का नाम रोशन करेंगे। बस इतना ही उद्घाटन सत्र हमको सभी खिलाड़ी भैया से आग्रह करना था। अंत में 2 पंक्ति पढ़कर मैं बात समाप्त कर दूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको लगता है कि अमल भी करेंगे, आपको काम आएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि 1-2 सेकंड और समय आपने कुछ भैया बनकर घबरा रहे हैं, भाई अब कितना भाई नहीं आपको 2 पंक्ति में कहूँगा, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। बस इतना कहकर